So hello class 11 students, we are on chapter number 20 of ISC Commerce. This chapter is on export trade. तो इस ट्रेड में आपके चहीते कैरेक्टर जेठालाल वापस आने वाले हैं. ठीक है, आपको ट्रेड का चैप्टर एक मशहूर बिजनेसमैन के एग्जाम्पल से पढ़ाया जाएगा. तो आप दिल थाम के बैठिए, इस चैप्टर का वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा. आपको बड़े फ़नी कैरेक्टर्स इसमें नज़र आएंगे और इस चैप्टर को करने का वही एक तरीका है. अदरवाइज़ अगर हम लोग इसको थ्योरेटिकली करें तो बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत लंबा प्रोसीजर्स एंड ऑल है. सो हम लोग जेठालाल को, अपने जेठा भाई को इस वीडियो में वापस बुलाने वाले हैं. हमने डोमेस्टिक ट्रेड का भी प्रोसीजर उन्हीं के हेल्प से पढ़ा था और अभी एक्सपोर्ट ट्रेड भी उन्हीं के हेल्प से पढ़ेंगे. तो आप लोग समझिए इस चैप्टर को. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड का मीनिंग समझते हैं. ठीक है, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे गिवन है. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है. अगर लिंक से नहीं खुलता तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके अश्विन्स कॉमर्स वर्ल्ड सर्च करिए, आपको मिल जाएगा. अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब सब्सक्राइबर्स है उसमें राइट नाउ. अप्रॉक्सीमेटली 500 के करीब सब्सक्राइबर्स है. तो आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ये नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे गिवन है. डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम. आई एम ट्राइंग टू बिकम मोर एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म. सो आप भी वहाँ रहेंगे तो अच्छा लगेगा. लेट अस स्टार्ट विद एक्सपोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का आप पूरा फोकस, ठीक है, चैप्टर पे देंगे. ठीक है, इधर उधर की कुछ बातें नहीं, बीच में जेठा भाई भी आएंगे थोड़ा. ठीक है, अब समझो एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है. एक्सपोर्ट का मतलब होता है व्हेन गुड्स और सर्विसेज गोज आउट ऑफ द कंट्री, इज सोल्ड आउट ऑफ द कंट्री. इंडिया से बाहर गुड्स को सेल करना उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड. ठीक है, तो ये आपके मीनिंग में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा. हम लोग सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे कि एक्सपोर्ट ट्रेड का एम क्या है. व्हाई इज एक्सपोर्ट ट्रेड डन, क्यों किया जाता है. सो नंबर 1 है सरप्लस गुड्स को बेचने के लिए. सरप्लस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा. ठीक है, सरप्लस का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा. तो बहुत सारे कंट्रीज़ है, अब हर कंट्री इंडिया जैसा पॉपुलेटेड तो है नहीं, तो बहुत सारे कंट्रीज़ है जो कि कम पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा गुड्स होते हैं, सरप्लस गुड्स होते हैं, वहाँ के देश वालों को उतना चाहिए नहीं होता है, तो दे कैन सेल इट टू दी अदर कंट्रीज़. ठीक है, तो सरप्लस गुड्स, आप देखो अरब लैंड में कितने ज़्यादा क्रूड ऑयल है, पेट्रोल जिससे बनता है, तो उतना क्रूड ऑयल का वो लोग क्या करेंगे, तो पूरी दुनिया को बेचते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है टू मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक चीज़ समझना, देर आर कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन इज़ वेरी लो एंड वहाँ रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. अगर रिसोर्सेज को यूज़ नहीं किया गया तो वो रिसोर्सेज पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे. तो टू मेक बेटर यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज, वो डोमेस्टिक नीड्स को तो सेटिस्फाई करते ही हैं, वो इंटरनेशनल नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं. नंबर 3 बोल रहा है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी. अगर आप दूसरे देश के करेंसी कमाना चाहते हैं तो आपको दूसरे देश को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा और अगर आप बेचोगे तो आपका इनकम बढ़ेगा. सो 4th पॉइंट बोल रहा है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम. एंड लास्ट पॉइंट आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इन दो प्रोसीजर्स में अभी जब हम लोग प्रोसीजर डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. बहुत से ऐसे लोग हैं बायर और सेलर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड. तो वो सारे लोगों को नौकरियां कैसे मिल रही है? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड. अभी हम लोग फिलहाल एक्सपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं, बट इंपोर्ट में भी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. कहने का मतलब है फॉरेन ट्रेड में बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है. ठीक है, ये जो रेड में दिया हुआ है दिस इज नॉट इन द सिलेबस. ठीक है, इसको आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए एक बार पढ़ सकते हैं. एग्जिम बैंक के बारे में दिया है, इट इज नॉट इन द सिलेबस. इफ यू वांट यू कैन स्टडी फॉर योर नॉलेज सेक. ठीक है, ऑलराइट, चलो अब हम लोग चलते हैं and let us discuss the procedure. अब जेठा भाई का काम आ गया. ठीक है, जेठा भाई को बुला लेते हैं. तो जेठालाल किस चीज़ के बिजनेसमैन हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ़ोन, तो ये सब चीज़ों के वो डीलर है, आप जानते ही हैं. ठीक है, कौन नहीं जानता, हिंदुस्तान में सभी जानते हैं. तो उन्हें मान लो फॉरेन में एक्सपोर्ट करना, ही वॉन्ट्स टू एक्सपोर्ट लेट्स से टेलीविजन्स. ठीक है, तो ही वॉन्ट्स टू एक्सपोर्ट इट एंड
तो इसमें सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, आप कहानी को मन में रखना तो प्रोसीजर जल्दी लर्न हो जाएंगे। एंड इसमें सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको हमें अच्छे से करना है। देखो सबसे पहला प्रोसीजर है ट्रेड इंक्वायरी एंड कोटेशन। इंक्वायरी हमेशा बायर करता है, कोई भी बायर होगा। सपोज अमेरिका में बैठा कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो अमेरिका में कोई बिजनेसमैन मान लो इलॉन मस्क है, ठीक है। अब इलॉन मस्क ने बहुत सारे टीवी खरीदने हैं उसे, तो वो जेठालाल को कांटेक्ट करेगा। वर्ल्ड में जेठालाल से अच्छा कोई टीवी बिजनेसमैन नहीं है। तो इलॉन मस्क डिसाइड करता है कि जेठा भाई से थोड़ा पूछे कि बताओ यार आपके पास कौन से टेलीविज़न है, कितने इंच वाले टेलीविजन है और क्या प्राइस पड़ेगा। तो दैट्स कॉल्ड एन इंक्वायरी। इंक्वायरी में बस आप यही सब पूछते हो, प्राइस क्या पड़ेगा, क्वालिटी कैसा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, साइज़ ऑफ द टेलीविज़न, ब्रांड ऑफ द टेलीविज़न। तो ये सब एक बेसिक इंक्वायरी होगी। और फिर जेठा भाई उनको रिप्लाई में कोटेशन भेज देंगे। कोटेशन में उनको सारे डिटेल्स पता होंगे, लाइक टेलीविज़न के बारे में पूछा है तो टेलीविज़न का एक कोटेशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। सेकेंड होता है इंडेंट एंड कंफर्मेशन। अब आप एक चीज समझो, इंडेंट का मतलब क्या होता है। फॉरेन से जब ऑर्डर आता है ना, फॉरेन बायर जब ऑर्डर देता है, अभी तो जेठा भाई ने उनको क्या भेजा है, कोटेशन भेजा है, इलॉन मस्क को कोटेशन भेजा है। तो अब इलॉन मस्क क्या करेगा, अब इलॉन मस्क अब ऑर्डर देगा, ठीक है। अब वो बुकिंग करवाएगा एंड दैट इज नोन एज इंडेंट, ठीक है। अभी ये इंडेंट जो है इंडेंट विल बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। इंडेंट जो होगा वो 3 टाइप्स का होगा। नंबर 1 जो इंडेंट होता है वो होता है ओपन इंडेंट। ओपन इंडेंट में इलॉन मस्क बस क्वांटिटी बता देगा, बोलेगा मुझे 50 टेलीविजन चाहिए। क्वालिटी जेठा भाई के ऊपर है, प्राइस जेठा भाई के ऊपर है। इलॉन मस्क ने क्या बता दिया, बस क्वांटिटी बता दिया कि भाई मेरे पास 50 टेलीविजन भिजवा देना, ऑफिस में लगवाना है 50 टेलीविजन। प्राइस क्वालिटी सब जेठालाल के ऊपर है। दैट्स कॉल्ड एन ओपन इंडेंट। क्लोज इंडेंट होता है जहां पे वो इलॉन मस्क खुद ही बता देगा कि देखो मुझे सोनी का टेलीविजन चाहिए, कितने इंचेस वाले चाहिए वो बता देगा, किस प्राइस रेंज वाले चाहिए वो बता देगा, ठीक है। सो जब सब कुछ इलॉन मस्क डिसाइड कर देता है, दैट्स कॉल्ड क्लोज्ड इंडेंट। कंफर्मेटरी, इसमें क्या होता है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, कंफर्मेशन होगा, ठीक है। सो जेठा भाई अपना एक ऑप्शन बताएंगे इलॉन मस्क को कि देखो भाई हमारे पास ये क्वालिटी अवेलेबल है, ऐसे ऐसे प्राइसेस में अवेलेबल है, आप बता दो आपको कौन सा चाहिए। तो जेठा भाई ने एक ऑप्शन दिया और इलॉन मस्क उस ऑप्शन में कंफर्मेशन देगा। अगर इलॉन मस्क को सही लगता है तो वो कंफर्म कर देगा एंड देन जेठालाल विल सेंड द गुड्स। तो इसमें होता है कंफर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अब देखो आता है सिक्योरिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये कौन करेगा, ये करेगा जो इलॉन मस्क है ना उसका बैंक। इलॉन मस्क का बैंक मतलब अमेरिका से एक बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देगा, क्योंकि देखो बात यह है ना कि फॉरेन ट्रेड में पीपल बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। तो हाउ विल आवर जेठालाल ट्रस्ट इलॉन मस्क। इलॉन मस्क पे कैसे ट्रस्ट करेंगे जेठा भाई, ठीक है। जेठा भाई तो भिड़े पे ट्रस्ट नहीं करते, तो इलॉन मस्क पे कैसे ट्रस्ट कर लेंगे, इतने दूर वाले, ठीक है। तो जेठालाल विल टेल इलॉन मस्क कि देखो कल को तुमने पेमेंट नहीं दिया तो हाउ विल आई कम टू अमेरिका एंड देन हाउ विल आई टेक पेमेंट फ्रॉम यू। सो आप मुझे कुछ गारंटी दो, ठीक है। पेमेंट देखो इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट तुरंत नहीं होता है, इट टेक्स सेवरल मंथ्स बिकॉज फॉरेन ट्रांजैक्शन है, तो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर्स भी होते हैं, सो बहुत सारे अप्रूवल्स भी लगते हैं। सो पेमेंट ऑन स्पॉट नहीं होता है, इट टेक्स सेवरल मंथ्स। बट तब तक के लिए हाउ विल जेठालाल ट्रस्ट इलॉन मस्क। तो जेठालाल इलॉन मस्क को बोलेगा कि देखो आप मुझे ना एक बैंक से, अपने देश के एक बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट दिलवा दो। लेटर ऑफ क्रेडिट में आपके देश का एक बैंक इस बात की गारंटी लेगा कि इफ टुमारो इलॉन मस्क डज नॉट मेक्स द पेमेंट देन दैट बैंक विल मेक द पेमेंट टू जेठालाल। तब तो जेठालाल को कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इंसानों से दिक्कत हो सकती है, बैंक तो एक इंस्टीट्यूशन है, वो तो लीगली बाउंड एक इंस्टीट्यूशन है, बैंक कहाँ भाग जाएगा। इलॉन मस्क तो कहीं भी भाग सकते हैं, ठीक है, वो तो मार्स तक भाग सकते हैं, बट बैंक कहाँ भाग जाएगा, बैंक कहीं नहीं भागेगा। तो दैट्स कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक गारंटी है बेसिकली, ठीक है। क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, क्लीन लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता, एकदम बैंक सीधा सीधी बोलता है हाँ भाई अगर इलॉन मस्क ने पेमेंट नहीं किया तो आई विल मेक द पेमेंट,
ठीक है। डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जहां पे टाइटल ऑफ गुड्स चाहिए बैंक को। बैंक बोलता है कि देखो हम तभी पेमेंट करेंगे अगर मेरे नाम पे टाइटल ऑफ गुड्स कर दिया जाए। मतलब कल को अगर इलॉन मस्क पेमेंट नहीं करे तो बैंक को पेमेंट करना होगा और बैंक वो गुड्स रख लेगा, जो जेठालाल भेजेंगे ना अमेरिका, बैंक वो गुड्स को रख लेगा, बिकॉज इलॉन मस्क ने तो पेमेंट नहीं किया। तो दैट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, रिवोकेबल होता है जो कि कैंसिल हो सकता है किसी भी वक्त। तो अगर रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है तो दैट अमेरिकन बैंक कैन कैंसिल दैट लेटर ऑफ क्रेडिट एनी टाइम। इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट, इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा होता है जो बैंक कैंसिल नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ जेठालाल, ठीक है, अपने देश के, मतलब बेसिकली सेलर के परमिशन के बिना कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। एंड रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो काफ़ी रेगुलर फॉरेन डील करते हैं, ठीक है, मतलब उनका मंथली चलता रहता है, एवरी मंथ दे डील इन फॉरेन ट्रेड। तो उनका क्या होता है ना, रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। मतलब बैंक एक बार लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, वो यूज हो जाए, देन नेक्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन सेम अमाउंट से वापस से रिन्यू हो जाता है। बिकॉज कुछ लोग इतना ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं कि बैंक उनको रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया है, मतलब हर बार उनके पास आने की ज़रूरत नहीं है, बैंक एक बार साइन कर देता एंड वही रिवॉल्व होता रहता है, मतलब वही रिन्यू होता रहता है। एक बार यूज हो गया, अगेन सपोज 1 लाख का लेटर ऑफ क्रेडिट है, बैंक ने बोला आई विल पे 1 लाख, तो वो यूज हो गया, अगेन बैंक विल से आई विल पे 1 लाख, अगेन वो यूज हो गया, अगेन बैंक विल से आई विल पे 1 लाख। तो ये रिन्यू होता रहता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रेड करते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका बिजनेस है, दवाई कंपनीज ये सब हो गए, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्टेनिंग इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, क्योंकि अब आप सिंस फॉरेन ट्रेड करोगे तो आपके पास ये सब, जैसे गाड़ी चलाते हो तो लाइसेंस नंबर होता है ना, तो वैसे ही इसमें इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लगता है एंड आरबीआई कोड नंबर, ये सब वगैरह, ये सब चीज़ आपको लगेगा जब फॉरेन ट्रेड फॉरेन पेमेंट्स लेने के टाइम में ये सब काम आएगा, ठीक है। सो ये छोटा सा पॉइंट था। उसके बाद आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी इंसेंटिव, कंसेशन, डिस्काउंट वगैरह लेने हैं तो फॉरेन ट्रेड में खास करके एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। वो ऑफर आपको तभी मिलेंगे जब आप ये सब सर्टिफिकेट पा लोगे। यू नीड टू हैव दिस सर्टिफिकेट, विदाउट दिस सर्टिफिकेट आपको कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट, कोई कंसेशन, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इफ़ यू आर रेगुलर फॉरेन ट्रेड डीलर, यू शुड हैव दिस सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू गेट डिस्काउंट्स। तो बस शुरू कर दो मेन काम। स्टेप नंबर 6 में आप मेन काम शुरू कर दीजिए। तो जेठालाल अगर टीवी मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, तो वो टीवी खरीदेंगे, तो प्रोक्योर करो या मैन्युफैक्चर करो, ये सब स्टार्ट कर दो। प्रोक्योर करना मतलब परचेज करना, मैन्युफैक्चर करना मतलब खुद से बनाना, ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरिंग एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। एक बार आपका गुड्स बन गया तो उसकी ना इंस्पेक्शन होती है, जांच होती है, ताकि कोई भी क्या बोलते हैं उसको, डेंजरस गुड एक्सपोर्ट ना हो जाए, कोई भी इलीगल गुड्स एक्सपोर्ट ना हो जाए। तो एक्सपोर्ट होने से पहले उसकी जांच होती है, इंस्पेक्टर आते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर आते हैं और कस्टम इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्ट करके एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि हाँ आपका सब सही है, नथिंग इलीगल, नथिंग डेंजरस, नथिंग अटैकिंग, नथिंग प्रोवोकिंग। तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप फिर इस गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। विदाउट दैट सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, कोई भी रैंडम गुड्स को आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, तो ये जेठालाल करवाएंगे अपने गोडाउन में, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटिंग फॉरवर्डिंग एजेंट। अब एक चीज़ समझना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन, पॉइंट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेसमैन टू डू एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हर चीज़ अपने से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप बिजनेस देखोगे, स्ट्रैटेजी देखोगे, कि जाके वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखोगे या पेमेंट का सिस्टम देखोगे, 1 पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो ये काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने, इनफैक्ट एक्सपोर्ट का काम करने के लिए फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही क्वालिफाइड लोग होते हैं, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और ये लोग फॉरवर्डिंग एजेंट्स का काम करते हैं। मतलब आप इनको गुड्स दे दीजिए, ये आपका गुड्स फॉरवर्ड कर देंगे, दूसरे देश में फॉरवर्ड कर देंगे। तो दे आर फॉरवर्डिंग एजेंट्स, बहुत ही हाईली पेड जॉब है ये, ठीक है। तो अब आपको अपॉइंट करना है कि आपका फॉरवर्डिंग एजेंट कौन होगा। बहुत सारे
लॉयर्स, बहुत सारे सीएस इस लाइन में है। अब आप अपॉइंट कर दिए तो अब आप उनको गुड्स भेज दीजिए। अब आपका काम एक्चुअली खत्म हो रहा है, अब उनका हेडेक स्टार्ट होगा, फॉरवर्डिंग एजेंट्स को आप गुड्स भेज दो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 10 में फॉरवर्डिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है कि फॉरवर्डिंग एजेंट अब क्या क्या करेगा। तो इसका देखो ग्रीन पॉइंट जो है बेसिकली पॉइंट हेडिंग, इन सब से ही समझ लेना मेन क्या क्या वो करेंगे। तो ये डिलीवरी ले लेंगे, आपसे गुड्स की डिलीवरी ले लेंगे, शिपिंग ऑर्डर लेंगे, बिकॉज गुड्स को शिप में चढ़ाना है तो एक शिपिंग ऑर्डर होना चाहिए। बेसिकली शिप का टिकट है, टिकट कटाना पड़ेगा आपको शिप में गुड्स को चढ़ाना है तो शिपिंग ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शिपिंग ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप, ठीक है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा, देन ओनली जो कैप्टन ऑफ द शिप होगा वो गुड्स को शिप पे चढ़ाएगा। कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा। कस्टम डिपार्टमेंट इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखने वाली डिपार्टमेंट है, ठीक है। जैसे पुलिस होती है ना, वैसे ही कस्टम डिपार्टमेंट होती है। कस्टम डिपार्टमेंट सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखेगा। तो आप क्या गुड्स ला रहे हैं, क्या गुड्स आपका शिप में चढ़ेगा, तो उनसे कस्टम क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। कस्टम क्लियरेंस लोगे तो ही आपका गुड्स आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपका गुड्स वहीं रुका रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद देन यू हैव टू पे डॉक ड्यूज। डॉक ड्यूज का मतलब होता है डॉक चार्जेस पे करना, ठीक है। डॉक एरिया होता है जहाँ पे शिप्स खड़े होते हैं और वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा होता है। तो जैसे प्लेटफॉर्म टिकट होता है ना, रेलवेज में प्लेटफॉर्म टिकट होता है, तो ट्रेन आता जाता रहता है, बट प्लेटफॉर्म में आप अगर कहीं जा रहे हो तो प्लेटफॉर्म टिकट कटाना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग ऑन द ट्रेन बट इफ़ यू आर स्टिल गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, आपको प्लेटफॉर्म टिकट लगता है। तो वैसे ही डॉक चार्जेस देने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी कहीं पार्किंग किया तो पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है, वैसे गुड्स को कहीं रखा तो गुड्स रखने का उधर का चार्जेस देना पड़ेगा। तो यू हैव टू पे डॉक चार्जेस, ठीक है। और आपको उसके लिए डॉक चालान मिलता है, बदले में रिसीट मिलता है, मनी रिसीट, कि आपने इतना का पेमेंट कर दिया। तो ये सब काम जेठालाल का एजेंट कर देगा, ठीक है। ऑब्टेनिंग परमिशन फॉर शिपमेंट। अब ये परमिशन आपको शिपिंग कंपनी से लेना होगा, जिस जहाज में आपको गुड्स चढ़ाना है, ये उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब तक जो परमिशन हो रही थी वो कस्टम डिपार्टमेंट से हो रही थी। कस्टम डिपार्टमेंट का क्लियरेंस मिल गया, उनका आपने सारा पेमेंट वगैरह कर दिया, अब आप शिपिंग कंपनी से परमिशन वगैरह लो, ठीक है। तो शिपिंग कंपनी से हो जाएगा। देन आपको मेट्स रिसीट लेना है। मेट्स रिसीट मतलब कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन या कैप्टन का जो छोटू उसका एजेंट होता है, ठीक है। कैप्टन का या तो कैप्टन ऑफ द शिप या उसका असिस्टेंट, ठीक है। इन लोगों को मेट बोला जाता है, ठीक है। कैप्टन का छोटू, इसको मेट बोला जाता है। तो ये लोग आपको एक रिसीट देंगे। ये क्या करेंगे, ये गुड्स की जांच करेंगे, आप क्या लेकर आ रहे हैं, क्या चढ़ाने वाले हैं, ये गुड्स की जांच करेंगे, ठीक है। कैप्टन ऑफ द शिप इज बेसिकली लाइक अ टीम कैप्टन। वो ऑर्डर देगा कब गुड्स को चढ़ाना है, पहले कौन सा गुड्स को चढ़ाना है, बाद में, बिकॉज गुड्स बीच में उतारने पड़ते हैं, अलग सिटी आ गया, अलग कंट्री आ गया तो गुड्स उतरेंगे भी, तो उस हिसाब से गुड्स को चढ़ाया जाता है। तो कैप्टन ऑफ द शिप डिसाइड्स कि पहले कौन सा गुड्स चढ़ेगा, कौन सा गुड्स नहीं चढ़ेगा। तो वो उन लोग अपना वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है, शिप पे चढ़ाने से पहले। तो वो दो टाइप का रिसीट आपको दे सकता है। आइदर दैट रिसीट कैन बी क्लीन। क्लीन कब मिलेगा आपको रिसीट, जब कैप्टन ऑफ द शिप आपसे बड़ा खुश रहेगा, आपके गुड्स को देखेगा, बोलेगा वाह कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो क्लीन रिसीट। लेकिन अगर उसको लगता है कि आपके गुड्स में कोई दिक्कत है तो वो आपको फाउल रिसीट दे देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि यार तुमने पैकिंग सही से किया नहीं है, रास्ते में शिप इधर उधर डगमगाएगा तो आपका गुड्स खराब हो जाएगा, तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, मैं आपको फाउल रिसीट देता हूँ। फाउल रिसीट मतलब वो गारंटी नहीं ले रहे फिर आपके गुड्स का, क्योंकि आपके गुड्स में कुछ नुक्स है, सम फॉल्ट है, तो आपको रिसीट भी फॉल्ट वाले देंगे, ठीक है। हाँ, आप फॉल्ट रिसीट को क्लीन रिसीट में कन्वर्ट कर सकते हो, पैसा दे दो सब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बिल ऑफ लैडिंग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे उसका डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द शिप ओनर या उसके बदले में उसकी एजेंट। सॉरी हाँ, ये जो है ना बिल ऑफ लैडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कुछ और कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके गुड्स का सारा कच्चा चिट्ठा लिखा रहता है, क्या क्वांटिटी भेज रहे हैं, किस चीज़ का क्वांटिटी भेज रहे हैं, कौन से ब्रांड का भेज रहे हैं, उस पर टैक्स कितना लगने वाला है, उसकी प्राइस क्या है, उसका वज़न क्या है, किस डेट को यहाँ से निकलेगा, वहाँ अमेरिका में किसने ऑर्डर किया है, एवरी डिटेल विल बी रिटन इन द बिल ऑफ लैडिंग,
बेस्ड ऑन दिस बिल ऑफ लैडिंग आपका चेकिंग होता है। जब अमेरिका पहुंच जाएगा ना गुड्स, तो इस बिल के बेसिस पे चेकिंग होता है, ठीक है। तो बिल ऑफ लैडिंग में अगर कुछ लिखा है और वो रियलिटी में नहीं है तो फिर आपका गुड्स डिस्प्यूटेड माना जाएगा, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो सकता है बाय द कस्टम अथॉरिटीज़। तो बिल ऑफ लैडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और लास्ट में इंश्योरेंस करवा लेना, बिकॉज जहाज़ का कोई भरोसा नहीं, टाइटैनिक की तरह डूब भी सकता है, तो वो करवाना है। ये सब फॉरवर्डिंग एजेंट्स करवा के देंगे, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपने पाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब ये जेठालाल जो है, ये जेठालाल को पता चला कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डील है कि अगर कोई इंडियन अमेरिका में गुड्स भेजेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा टैक्स पे, टैक्स कम लगेगा। कोई इंडियन अगर अमेरिका में गुड्स भेजेगा तो उसे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जेठालाल को पता चला, उसके असिस्टेंट बागा ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा डील है इंडिया में। तो अब जेठालाल बोलते हैं कि कैसे, ये डिस्काउंट पाने के लिए क्या करें। तो उसको बागा भाई बताएंगे कि डिस्काउंट पाने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, मतलब यू विल हैव टू प्रूव कि ये गुड्स इंडिया से गया है। वरना इंडिया से अमेरिका जाने में बीच में तो बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, हाउ विल यू प्रूव कि ये इंडिया से ही गया है, इंडिया से ही ये गुड्स चढ़ा है। तो ये प्रूफ होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अगर आपके पास है तो आप प्रूफ कर दोगे कि हाँ गुड्स इंडिया से गया था। तो इस सर्टिफिकेट को दिखा के आप डिस्काउंट क्लेम कर सकते हैं। जब टैक्स देने की बारी आएगी, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी देने की बारी आएगी, तो आप ये सर्टिफिकेट दिखा देना, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट इंडिया में कौन लॉन्च करता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। चैप्टर हमारा हुआ है। तो इंडिया में चेंबर ऑफ कॉमर्स को ये अधिकार दिया गया है। तो जेठालाल जो है हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स जाएंगे और वहाँ पे बताएंगे कि देखो हम गुड्स भेज रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा, ऑन बेसिस ऑफ दैट इनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कॉन्सोलर इनवॉइस वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना कि सारे गुड्स का चेकिंग नहीं हो पाता है, बिकॉज कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिन पे टैक्स जो है ना क्वांटिटी के बेसिस पे लगता है। आप जितने क्वांटिटी भेजोगे उतना ज़्यादा टैक्स, जितने कम क्वांटिटी भेजोगे उतना कम टैक्स। तो ऐसे वाले को ना हम लोग बोलते हैं एड वोलेरम। एड वोलेरम मतलब जिन पे क्वांटिटी के बेसिस पे टैक्स, इनका टैक्स फिक्स नहीं है। कुछ गुड्स होता है जिनका टैक्स फिक्स है, 5% 10% फिक्स है। कुछ गुड्स होता है जिस पर टैक्स एड वोलेरम होता है। एड वोलेरम का मतलब फिक्स नहीं है, वो चेकिंग करना पड़ता है कि कितना भेज रहे हो, जितना भेज रहे हो उस हिसाब से टैक्स निकलेगा। बट देयर आर सर्टेन गुड्स जिनको अगर ओपन किया गया, जैसे दवाई हो सकता है, अगर ओपन किया गया तो खराब हो जाएंगे। तो सारे गुड्स को ओपन करके चेक करना पॉसिबल नहीं है, बट बिना चेक किए भेजना भी पॉसिबल नहीं है। क्या पता आप बॉम्ब भेज दो दूसरे कंट्री में, ठीक है। तो ऐसे गुड्स के लिए कॉन्सुलर इनवॉइस लगता है। कॉन्सुलर कौन है? अमेरिका का एक एजेंट इंडिया में बैठा होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग डिप्लोमैट कहते हैं, फॉरेन डिप्लोमैट, अमेरिकन डिप्लोमैट। उनका एक ऑफिस है न्यू दिल्ली में। तो आप क्या करो, आप जब गुड्स बन जाए ना तो आप उनको जाके या उनके स्टाफ्स को जाकर बता दीजिए कि देखिए हम इंडिया से इतने गुड्स भेजने जा रहे हैं, ये गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट में चेक मत करवाइएगा, बिकॉज ये गुड्स खुले तो खराब हो जाएंगे। तो आप अभी चेक कर लीजिए, अभी बना है, एंड व्हेन द गुड्स रीच अमेरिका तो प्लीज डू नॉट ओपन इट इन द सनलाइट, अदरवाइज द गुड्स विल गेट स्पॉइल्ड। तो कॉन्सुलर जो है, अमेरिकन जो कॉन्सुलर बैठा हुआ है न्यू दिल्ली में, वो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं लिख के दे देता हूँ अपने देश में, आई विल सेंड अ लेटर, आपको दे देते हैं, ये आप भेज देना वहाँ पे, मेरा सिग्नेचर रहेगा इसमें। तो अगर आप ये लेटर दिखा दोगे, कॉन्सुलर्स इनवॉइस दिखा दोगे, तो फिर आपका गुड्स वहाँ पे खोल के चेकिंग नहीं किया जाएगा, आपके बातों पे ट्रस्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरा लेटर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एंड देन पॉइंट नंबर 13 आता है कि अब टाइम आ गया पेमेंट वगैरह लेने का, तो अब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कीजिए अपने बैंक के साथ, ठीक है। सिक्योरिंग पेमेंट्स आप मंगवाइए उधर से पैसा, एंड क्लेमिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव, अगर आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह के लिए आप एलिजिबल है तो आप उसको क्लेम कर लीजिए, ठीक है। सर्टिफिकेट दिखा देना और क्लेम कर लेना, ठीक है। ये 3 टाइप के इंसेंटिव है, आप एक बार इनको देख लीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको कर लेना, ठीक है। आपको इस चैनल पे 11 एज वेल एज क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स रिलेटेड कंटेंट मिलेंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आपको कैसा लगा ये चैप्टर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।